Yeah. Now, let us understand the next topic first. कि भाई टॉपिक क्या है, उसमें तुमसे क्या एक्सपेक्टेड है. मेरे से उसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, सिर्फ तुमसे ही एक्सपेक्टेशन. टॉपिक का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस. सर नाम से ज्यादा कुछ समझ में आता, इतना समझता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, बट है क्या. दिस इज अ टॉपिक ऑन केस स्टडीज. टॉपिक ऑन predominantly of late ICAI has realized कि बच्चों को क्वेश्चन आंसर बचपन से जमना है, लेकिन रियल लाइफ में क्वेश्चंस नहीं होते, रियल लाइफ में इश्यूज होते हैं, और अपने को वो इश्यूज को रिजॉल्व करने पड़ते हैं. तो आईसीएआई ने एक टॉपिक इंट्रोड्यूस किया विच इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बोलता है ये टॉपिक में, जिसको मैं केस स्टडी बेस्ड चैप्टर बोलता है, आई विल रेज इश्यूज एंड आई विल सी द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, हाउ वेल he or she can resolve those issues. मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक ये, रीजन बाद में बताऊंगा. यस, आईसीएआई का भी फेवरेट टॉपिक ये है. अंडर ऑल सिलेबस इस टॉपिक से मिनिमम वेटेज था 8 से 10 मार्क. मिनिमम 8 से. एवरी अटेम्प्ट एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आता ही आता था, इंक्लूडिंग दिस November 23 attempt also. हेलो, समझ रहा है. सो इसका इंपॉर्टेंस तो बहुत ह्यूज है, और अगर तुम ध्यान से देखोगे, तुमको अगर याद रहेगा तो, सॉरी मेरे को तुमको पास में लेके जाना पड़ रहा है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है. अगर तुमको याद रहेगा तो लेक्चर 1 जब हमने सिलेबस ऑफ एफआर देखा था, तब मैंने सिलेबस को 2 पार्ट में ब्रेक किया था, और तुमको क्लियरली बोला था पार्ट 1 अच्छे से करोगे तो ऑलमोस्ट 70 मार्क्स का तुम्हारा पेपर अटेंड हो जाएगा. पार्ट 2 बैलेंस 50 मार्क्स, तो 120 124 मार्क्स अलॉन्ग विद ऑप्शन. जो 70 मार्क्स वाला जो टॉपिक्स दिया था, उसमें एक टॉपिक था एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अगर आज भी नोटबुक और पहला पेज तुम्हारे पास है और वो फ्लो चार्ट है, तो फ्लो चार्ट में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखेगा. दिस ओनली प्रूव्स कि मैं झूठ नहीं बोलता, एंड इट आल्सो प्रूव्स कि तुम्हारा मेमोरी बहुत स्ट्रांग. फर्स्ट लेक्चर बराबर है, कुछ गलत बोला मैंने? थैंक यू. अब सर इश्यूज बोले तो कैसे टाइप के इश्यूज? यस, चलो इसको अपन उल्टा लेते हैं. वो भी ऑन करो, गर्म करो बच्चे को. मेरे को बताओ, इफ यू आर अ मीडियम साइज फॉर्म, बिग साइज में एज अ आर्टिकल शायद समझेगा, शायद बोलो, बट मीडियम साइज फॉर्म में तो ये रहता है कि जनरली सिचुएशन आता है वे क्लाइंट तुमसे कभी ना कभी अच्छा वाला मदद मांगता है कि नहीं मांगता. मदद मतलब क्वेरी में ये ड्रॉप कर दे, वो मदद नहीं. मदद मतलब क्या, ये बताओ इसमें क्या करें. ऐसा करके कभी ऐसा क्लाइंट ने तुमसे मदद डिमांड किया, या क्लाइंट को तुमको देख के ही समझ में आ गया कि जाने दे, अपन अपने आप कर लेते हैं, इससे कुछ होगा नहीं. कभी ऐसा मदद मांगा है? इंटरनेशनल बोलता हमारा इंटरनेशनल रहता है क्लाइंट, हमसे कोई मदद नहीं मांगता, हम इंग्लिश में बात कर. हाँ, अब तुम बताते नहीं, वो जब मदद मांगता था तुमको क्लाइंट ही वैसा मिला. हरी हरी कभी कोई मदद नहीं मांगता है, मतलब दे आर वेरी क्लियर, दे हैव रिटन डॉक्यूमेंट्स, फाइंड आउट प्रूव्स.
अच्छा, कभी ऐसा कि सर से मदद मांगो और तुम बैठे हो साथ में, और फिर बाद में वो जाने के बाद सर ने बोला देखने जरा क्या मेरे को नहीं मालूम। हाँ, तो किस तरह का मदद होता है, सर से भी मांगता तो किस तरह का मदद होता है? टैक्स रिलेटेड होता है, ठीक है। और टैक्स रिलेटेड एजाज क्या क्या, हाँ, इश्यूज खाली जस्ट बेसिक पता। बेसिक मतलब ऐसा था कि एक एम्प्लॉय था जिसको तुम्हें बोनस पे करना है, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जितना बड़ा है वो उतना पीछे एक्सटेंड करे। अब नरेशन को ढूंढना बैठा है, इधर शाहरुख खान बैठा तो स्टोरी सुना रहा है, बराबर बता। तो बोनस था उसको कि इतना अमाउंट उसका सैलरी है एंड ये वेरिएबल पे है जो उसको आफ्टर 1 ईयर मिलेगा। सो एम्प्लॉय का ऐसा था, सो एंड देन उसने वो बीच में लीव कर दिया नेक्स्ट ईयर, इस ईयर नहीं था। सो इसके वजह से वो बीच में इसको देने का कि नहीं देने का, देने का नहीं देंगे ना, क्योंकि 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा, भाई इसका प्रोविजन बनाए एंड देन रिवर्स करे ऐसा प्रोविजन करेंगे। हाँ तो मतलब इशू इन रिलेटेड टू इंड AS 19 10 के आ जाएगा ना, इवेंट्स आफ्टर बैलेंस एंड 10। उन्होंने क्या दिया जवाब? मतलब मेरे सर से मैं एक बार पूछा तो सर ने बोला कि वो एक्चुअली अमाउंट ज्यादा कुछ बढ़ा नहीं था, ये ही अंतर था। सो फिर प्रोविजन हमें एक्चुअली जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है ना कि आफ्टर बैलेंस शीट डेट वो ड्यू कर दिया, प्रोविजन बना भी नहीं करना चाहिए तो फिर रिवर्स करना चाहिए, ये करेक्ट आंसर। एक्चुअली स्टैक पेमेंट्स का था। सो फिर वो कुछ रीजन से सर ने बोला कि नहीं करता। नंबर ओके, गुड, ये अच्छा इशू था। और एडवांस था जो उन्होंने राइट ऑफ कर दिया था, पर बाद में रिसीव होना स्टार्ट हुआ, लेकिन वो Q1 में मतलब राइट ऑफ हमने स्टार्ट ऑलरेडी कर दिया था, फिर Q1 में कुछ कम्युनिकेशन हुआ और Q2 में रिसीव हुआ, तो उसको Q1 के लिए एडजस्टिंग देना है कि ये पूछ रहे हैं। वेरी गुड, सो अगेन इट इज Ind AS 10 with some receipt, okay। हाँ हर्षा जी, ग्रांट मिला था उनको, इक्विपमेंट ग्रांट था, तो उसका सबके इक्विपमेंट मेंशन थे गवर्नमेंट, वो लोग ने वो लिए नहीं थे, तो फिर और इधर पता है कैसे पता है खर्चा इधर क्या कैसा, गुड, बस यही पॉइंट है, वेरी गुड। तो इश्यूज क्लाइंट के दो तरह के होते, कितने तरह के? दो तरह। स्पेसिफिक इश्यूज इन रिलेशन टू सम स्पेसिफिक अकाउंटिंग, कि भाई इन्वेस्टमेंट खरीदा हमने, इसका मार्केट वैल्यू नहीं मिल रहा है, लेकिन न्यूज सुना है कि कंपनी का हालत खराब है, तो क्या करें, इस इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कैसे करें, राइट ऑफ करें नहीं करें। यस, पीपी खरीदा है, पीपी खरीदा है, लेकिन हेल्प फॉर सेल सोच रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करें नहीं करें। यस, पीपी खरीदा है, हमारे हिसाब से इतने सारे खर्चे हुए, हमने ये सारे कैपिटलाइज कर दिए हैं, पर क्या ये सारे कैपिटलाइज होते हैं या नहीं होते? These are called as specific issues. Yes, so one is specific issue and second is जब तुम जाते हो क्लाइंट बोलते थे तो मैंने मेरे दिमाग से फाइनल अकाउंट बना किए, अब तुम देखो ये बराबर है नहीं है, नहीं है तुम चेंज भी कर दो प्लीज, क्योंकि मेरे को जितना आता था मैंने नॉलेज से बनाया,
कुछ लोग होता है ऐसा, हमारे साथ बहुत होता है, क्लाइंट बना के देते हैं, बोलते हैं, मेरे हिसाब से किया, बाकी गलत लगा तो चेंज कर। यस, दिस इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला इशू। ये दोनों टाइप के इश्यूज इस चैप्टर में, और ये चैप्टर में और कुछ नहीं। चैप्टर केस स्टडी बनाएगा, आइदर केस स्टडी वन वुड बी द सिंपलेस्ट वन, पीएनएल बैलेंस शीट और नोट्स फेंक देगा और बोलेगा देखिए ये इन्फॉर्मेशन है, ये पीएनएल बैलेंस शीट नोट्स है, तेरे को लगता है ठीक है तो ठीक है, तेरे को लगता है ठीक नहीं है तो इसको ठीक कर। then it's a full-fledged final accommodation, P&L balance sheet with notes, बराबर। सेकेंड, ऑन स्पेसिफिक इशू, पीपी रहेगा, उस पर बात करेगा। हाँ, सर्टन आइटम्स है, प्रोविजन करूं कि नहीं करूं, और अगर करूं तो कितना करूं। yes, so it would be specific issue involving any one or two Ind-AS. Generally one or two Ind-AS, the second Ind-AS could be Ind-AS 10. So issue with event occurring after balance sheet date. So beautifully crafted chapter. इसमें best part क्या है? Every new question या every next question has to be a new question, which will focus on some or other issues. ये चैप्टर दो तरह से कर सकते हैं। एक, आपके सारे इंडियंस खत्म करो फिर करो, you have knowledge of all Indians. दूसरा, सर्टेन इंडियंस कर दिए और फिर उस इंडियंस रिलेटेड क्वेश्चन कर ले। मैंने सोचा सेकंड वाला सेफर ऑप्शन है मेरे लिए, तुम्हारे लिए दोनों ही अनसेफ है। तो जब तुम्हारे लिए दोनों ही अनसेफ है तो तुम्हारे पर्सपेक्टिव से सोच नहीं सकता। मेरे लिए फर्स्ट बहुत अनसेफ हो जाता है, सेकंड सेफ हो जाता है। फर्स्ट क्यों अनसेफ हो जाता है? क्योंकि सब इंडेक्स पढ़ाने के बाद जब मैं आऊंगा और बोला देखो ये इंडेक्स 2 है, बेवकूफ 2 है, अच्छा ऐसा होता है, तो then again it is a new story. That does not mean that story does not get repeated, but here at least I have that option of अरे अभी किया था याद नहीं है क्या ये, और बोलता हूँ कुछ बात बोला, कुछ ऐसा होता है, बोला लिख पाया भी पॉइंट नंबर 4, हाँ, तो एटलीस्ट उतना मेरे को बेनिफिट मिलता, वो बाद में वो बेनिफिट मिलता नहीं है। तो बोला ठीक है, इधर में तुम्हारे लिए दोनों ही आंसर है, मेरे लिए दिस वन इज सेम। तो व्हाट बेटर देन दिस टाइम, क्योंकि इसमें कुछ मेरा बेस्ट टॉपिक क्यों, बिकॉज इसमें मेरे को कुछ पढ़ाना नहीं, पढ़ा लिया है, खाली तुम्हारा याद दिलाना है, या एज द केस में भी तुम्हारे साथ जब मैं ये टॉपिक कर रहा हूं, तुम्हारे लिए इनिशियली इट इज अ ओपन बुक टॉपिक। ओपन बुक टॉपिक मतलब क्या? केस स्टडी पढ़ेंगे, उसके बाद वो पहले आइडेंटिफाई करो कौन सा स्टैंडर्ड है, फिर वो स्टैंडर्ड को तुम खुद ओपन बुक रिव्यू करो, एंड देन तुम तुम्हारा सजेशन, और फिर हम डिस्कस करेंगे क्या क्वेश्चन पढ़ने के बाद। फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा स्टैंडर्ड है, सेकंड स्टेप आई विल गिव यू सर्टेन टाइम टू फ्रेम योर आंसर, एंड थर्ड स्टेप वी विल डिस्कस। Getting it? Solution to such type of case study, if it is not a final accounts or creating a final accounts, then the solution is जिस Ind AS को टच करता है और जो इश्यूज को टच करता है, the first part would be वो Ind AS उस इशू पे क्या बोलते हैं, सेकेंड पार्ट केस में क्या हुआ है, एंड थर्ड पार्ट कंक्लूजन। Ind AS क्या बोलता है उस इश्यूज के बारे में, केस में क्या हुआ है, एंड देन कंक्लूजन। तो पढ़ने वाला अरे डायरेक्ट इंडियस को स्ट्राइक करके बात कर, फिर केस में ये होगा, और अभी कनेक्ट कर रहे हैं इंडियस के साथ, बोल रहे हैं ये कंक्लूजन। समझ में आता है? आपके वॉल्यूम 1 में वॉल्यूम 1 में पेज नंबर 249 पे आओ।
Case study 3. Page number 249, case study 3. On 5th April करके दिख रहा है? यस, उसको टेक्स्ट बुक की जरूरत नहीं है, वो ज्ञानी है, उसको सब अंदर से आता है, बाहर से कुछ डालने की जरूरत नहीं है। इट्स अ फुल पैकेज। अभी तक नहीं समझा तेरे को? तेरे भावना अच्छी थी, उसका मदद करना चाहता था मैं। जो खुद सर्व संपूर्ण हो उसकी मदद नहीं करते दोस्त, उससे मदद लेते हैं। देखिए कस्टडी में मैं उससे मदद ले, ऐसा ज्ञानी हो और अपन मिस कर जाए तो गलत बात है कि नहीं? हाँ। On 5th April, fire damaged a consignment of inventory on one of the Jupiter's Limited warehouse. 5th April को हुआ, damage हुआ है. The inventory has been manufactured prior 31st March, costing 8 lakhs. The NRV of inventory prior to damage was estimated at 9.6 lakh. Because of damage caused to the consignment of the inventory, the company is required to spend an additional amount of 2 lakh on repairing and repackaging the inventory. The inventory was sold on 15th May for a proceeds of 9 lakhs. The accountant of Jupiter Limited treat this event as a adjusting event and adjusted this event of causing damage to inventory in financial statement and accordingly remeasures inventory as follows. Cost 8 lakhs, NRV 9.6 minus 2, 7.6 lakhs. 9.6 क्या था? ये minus 2 क्या किया उसने? Additional amount to be spent, valued at 7.6. Analyze whether the above accounting treatment made by accountant in this regard to financial year X2 is in compliance with Ind AS. If not, advise the correct treatment along with the working. अब अगर ध्यान से देखोगे तो this question speaks about Ind AS 2 inventory valuation and Ind AS 10 event after balance sheet. ये दो पे बात कर रहा है। कुछ इन्वेंट्री थी तुम्हारे पास 31 मार्च को जिसका कॉस्ट 8 लाख था, जिसका एनआरवी एस्टिमेट 9.6 किया था। 5 तारीख को वो इन्वेंट्री डैमेज हो गई, डिस्ट्रॉय नहीं हुई, डैमेज हो गई, लेकिन बिकने के कंडीशन में हो सकती थी। तुमने उसमें 2 लाख का खर्चा किया और 15 मई को बाद में तुमने उसको बेचा 9 लाख, बराबर है। अब अकाउंटेंट बोलता है कि देखो 2 लाख का खर्चा करना पड़ेगा, तो जो एनआरवी है 9.6 उसमें से 2 माइनस कर दिया, ये खर्चा करना पड़ेगा, फ्यूचर एक्सपेंसेस। 7.6 और 8 को कंपेयर करके 7.6 पे वैल्यू की। अब अकाउंटेंट बोलता है या क्वेश्चन बोलता है क्या कंपनी ने जो किया है वो करेक्ट है? करेक्ट है तो कोई टेंशन नहीं, करेक्ट नहीं है तो व्हाट शुड बी द करेक्ट ट्रीटमेंट? Your time starts right now. You have next 5 minutes to decide and give me the answer. It's an open book. चलो कौन जवाब देने का रेडी है? तो सर मैं बताता क्या है फॉर्मेट में बताना, जैसा हमने डिस्कस किया। इंडिया क्या बोलता है, केस में क्या हुआ, तुम्हारा कंक्लूजन। ओनली वन, ये इजी वाला केस स्टडी है, इसमें आंसर देने का मौका मिल गया तो बच जाओगे, आगे तो ओनली वन। बोलो मैडम। हाँ प्लीज। As per Ind AS, then if events which occur after the balance sheet date and before the financial statements are approved, it is an adjusting event only if it provides a new evidence on conditions which existed at the year end. And in this case study, the fire damaged the consignment, but this does not provide any new evidence which existed at the year end. So it is a non-adjusting event, and as it does not have any material effect, so it will also not be the disclosure for that event. And as per What you बोल रहे हो, material effect है कि नहीं? Why enter into that area?
मैंने आज तक कभी तुमको बोला है उस मेटीरियलिटी को तुम डिसाइड करो? नहीं ना, मत घुसो। So it is a non-adjusting event, and as per India's tool, the inventory is valued at NR cost or NRV, whichever is lower. So here the cost is 8 lakhs and NRV is 9.6 lakhs. So we will value the inventory at cost, that is 8 lakhs. नॉट बैड, सब लोग का फीलिंग यही रहेगा। और इसको स्ट्रक्चर हम ऐसा करेंगे, द गिवन केस स्टडी needs application of Ind AS 2 and Ind AS 10. As per Ind AS 2, inventories are valued at cost or NRV, whichever is lower. NRV is estimated selling price minus estimated cost to complete or finish the product minus estimated cost to sell, if any. As per Ind AS 10, a event is an adjusting event if such event confirms the condition existing on balance sheet date or provides additional evidence as to condition existing on balance sheet date, or such event confirms that going concern assumption is no longer appropriate. ये मैंने 2 और 10 का जो मेन क्रक्स था वो डाल दिया। In the given case, the inventory is damaged on 5th April and the accountant has treated that as adjusting event and has adjusted NRV 9.6 lakhs with the additional amount of repairing and repackaging of 2 lakhs and have valued inventory at 8 or 7.6, whichever is lower, that is 7.6. ये पूरा क्रक्स ऑफ दैट केस, बराबर। अ फाइनल कंक्लूजन, as per Ind AS 10, damage due to fire is a non-adjusting event and it does not confirm the condition existing on balance sheet date. Neither thus it says that going concern assumption is inappropriate. Since non-adjusting, there is no question of adjusting additional amount of 2 lakhs from NRV. So inventory should be valued at cost or NRV, cost of 8 lakhs or NRV of 9.6 lakh, whichever is lower, in the given case 8 lakhs. इतना बोल के छोड़ दो, वो तुमको मैक्सिमम मार्क्स दे देगा। एजाज कुछ ऐड करना चाहेगा? इतना ठीक लगा? ज्ञानी जी अपने ज्ञान का कुछ उजाला फैला के कुछ ऐड करना चाहोगे? कांचा, कांची हैप्पी? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, बराबर है, पसंद आएगा। अब ये उसका सॉल्यूशन लिख लोगे इतना कि करके दो? लिख लोगे या करके दो?
कुछ वर्ड ऐड कर रहा हूँ, करोगे ना तुम भी? किया? ये वाला पार्ट किया? ब्रैकेट का मतलब क्या समझते हैं ना? पूछ लो यार, भरोसा। ज्ञानी बाबू, आप मार्क नहीं करोगे? आपने आइस फोटो खींच लिया। ज्ञानी बाबू जैसे मैं चल रहा था ऐसे ऐसे कर रहे थे, बोला यार गूगल का चिप रहेगा अंदर, फोटो आ गया, कहता किया कंप्लीट। गुड आंसर। ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन, हेलो, जो आपने किया वो एग्जामिनेशन क्वेश्चन। चलो थोड़ा छोटा वाला इजी वाला करते हैं, फिर थोड़े बड़े पे जाएंगे। केस स्टडी नंबर 4। On 1st April, Sun acquired 100% shares in Earth for 30 lakhs. Sun has 3 CGU, A, B, and with fair value of 12, 8, and 4 lakh respectively. The company recognized goodwill of 6 lakhs that relates to CGU C only. खाली इधर एक चीज होना चाहिए कि 100% ऑफ अर्थ किया ना, तो इधर आना चाहिए अर्थ हैज 3 CGU. During the financial year X2 X3, CFO of the company has a view that there is no requirement for any impairment testing of any CGU since the recoverable amount is comparatively higher than the carrying amount and believe there is no indicator of impairment. Analyze whether the view adopted by CFO is in compliance with Ind AS. If not, advise the correct treatment. There is a question of acquisition. जिस कंपनी को खरीदा उसमें कितने CGU है? सीजीयू का फेयर वैल्यू उस दिन था 12,8,4, तो 24 हुआ। तुमने पे किया 30, तुमने 6 एक्स्ट्रा पे किया तो 6 गुडविल है। बोलता है दिस गुडविल रिलेट्स टू ओनली सीजीयूसी, बराबर है। फिर बोलता है नेक्स्ट ईयर में हुआ क्या, कोई इंडिकेटर नहीं है इम्पेयरमेंट का, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि बोलता है रिकवरेबल अमाउंट हायर है एंड कोई इंडिकेटर भी नहीं है। तो क्या जो सीएफओ का व्यू है कि भाई मुझे इम्पेयरमेंट टेस्टिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि कोई इंडिकेटर नहीं है, क्या ये व्यू एप्रोप्रिएट है? नहीं है। अब ये एक ही इंडेस पे फोकस करता है। हाँ 46 कौन बोला? 46 है ही नहीं। 41 के ऊपर कोई भी नंबर नहीं है ना, वो 100 तक। 36 डिसाइड करो। या इसका सॉल्यूशन अगर लिखना हो और समझो मुझे लिखना है विद तुम्हारा लिमिटेड नॉलेज, तो मैं लिखेगा ऐसे, we need to apply Ind AS 36 in the given case, impairment of asset. According to Ind AS 36, a asset should be impaired if there is either external or internal indication of impairment. A asset is impaired if carrying amount is more than recoverable amount. However, following 3 assets needs to be impaired at least annually. Number 1, intangible asset yet to put to use.
intangible asset with indefinite life, and goodwill in case of business combination. In the given case, there is no indication of impairment with reference to CGU A, B, and C. And it is also stated that recoverable amount is higher than the carrying amount of those CGU. So, there is no need to go for impairment testing for CGU A and B, full stop. For CGU C, there is no need to impairment testing, but goodwill is totally allocated to CGU C. So we need to impair goodwill, and in order to impair goodwill, we will be impairing CGU C along with goodwill. Goodwill का खुद से recoverable amount होता ही नहीं, so it has to be impaired along with CGUs or group of CGUs. इधर वो C के साथ connected है, तो goodwill का impairment testing करने के लिए C का impairment testing by default होगा, बराबर कि नहीं? कुछ गलत बोला मैं? पक्का? ऐसे ही सिखाया था ना? सिखाया ऐसे ही था, जब तुमको दिया टाइम देखने को, तुमने पढ़ा, उसके बाद भी ये लेवल का थिंकिंग आया था क्या जो मैंने बोला वैसा एग्जैक्ट? शाइनिंग कर रहा तो लिख तीनों, शाइनिंग कर रहा था, पर मेरे को सब आता है, तू मेरे को कुछ भी पूछ, उसको शाइनिंग बोलता है। तो उधर शाइनिंग कर लेगा, किसी एक क्वेश्चन में नहीं है और जो स्पेसिफिक लिखेगा, बोले नहीं ऐसे इसको आता है लेकिन शायद टाइम कम रहेगा, ऐसे स्पेसिफिक लिखा रहेगा। हमेशा लाइफ में बेनिफिट ऑफ डाउट लेने की कोशिश कर ऑन दी फेवरेबल साइड, दैट इज माय रूल। कोई बेनिफिट दे रहे तो भी फेवरेबल साइड पे नहीं, ये नहीं, ये रहेगा ऐसा, ऐसा हुई है ऐसा। बराबर तेजस, कुछ गलत बोला? ज्ञानी जी, क्या आप संतुष्ट हो इस आंसर से? क्या मैं कहीं ना कहीं आपके पैरों की तरफ आ पा रहा हूं? आ पा रहा हूं? अब बोलो मैं और कोशिश करूंगा, ऐसा कुछ नहीं। सर्व संपन्न के सामने हम क्या चीज है? क्या हो गया, इसको क्यों चल नहीं रहा है? चलना भाई, चल। इसका तो आंसर भी छोटा है, वही लाइन पे दिया है, यस और नो? मनीषा जी, ये वो कोइंसिडेंट वर्ड था जो आपने यूज किया। इसने बोला जिमी, तू बताया था पार्शियली करे, कहां से बताया? ओके, तो मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आ जाओ केस स्टडी 5, बहुत ही ब्यूटीफुल केस स्टडी, इतना ब्यूटीफुल कि वंडरफुल। बड़ा से क्या होता है जिंदगी, उससे क्या फर्क पड़ता है? हम भी तो डे बाय डे बढ़ रहे हैं ना। केस स्टडी 5, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा टाइप का केस स्टडी, सिमिलर टाइप, नॉट एग्जैक्टली दिस एक बार आ चुका है, एंड सिमिलर टू दिस और 2 बार आ चुका है, समझ रहे हो? Venus Limited is a multinational entity that owns 3 properties. All 3 properties are purchased on 1st April XY. The details of purchase price, market value of property is given below. Purchase price, property 1 factory, property 2 factory, property 3 let out.
लेट आउट, अच्छा। मार्केट वैल्यू ऑन 31 मार्च X2 तुमने खरीदा है 1 अप्रैल X1 को 16,000, 11,000, 10,500 लाइफ 10 years, 10 years, 10 years. Subsequent measurement, cost model, revaluation model, revaluation model. Property 1 and 2 are used by Venus as factory building, while property 3 is let out to non-related party at market rate. Management present all three properties as property, plant and equipment. The company does not depreciate any property on the basis that fair value are exceeding carrying amount and recognize difference between purchase price and fair value in the statement of profit and loss. Analyze whether the accounting policy adopted by Venus is related to this. If not, advise the correct treatment along with working for sick. अच्छा, अच्छे से आइडेंटिफाई करो। पहले मैं बता दूं कौन से इंडियस है या तुम आइडेंटिफाई करोगे? मैं बता दूं, ठीक, तो तुम अपने हिसाब से आइडेंटिफाई करो और आंसर के लिए रेडी रहो। I will be more than happy for somebody opting to answer this question. Opting to answer this question itself shows the level of confidence. Forget about whether the conclusion is correct or incorrect. इसको मुझे स्ट्रक्चर करना, तो मैं स्ट्रक्चर कैसा करेगा? I will say this covers issue of Ind AS 1 from presentation perspective, Ind AS 16 PPE, Ind AS 40 investment property. Up. As per Ind AS 16, a PP on subsequent date could be measured on cost model or revaluation model. Whether measured on cost model or revaluation model, PP would be depreciated. Whether measured on cost model or PP would be depreciated as long as expected residual value is less than carrying value or cost. वो ज्यादा रहेगा तो तुम बोलेगा नो डेप्रिसिएशन, और वो कम रहेगा तब तक डेप्रिसिएशन करता रहेगा, बराबर? As per Ind AS 16, if revaluation model is applied, then it would be applied to all the asset in that class. As far as Ind AS 40 is concerned, I have to measure my investment property only on the basis of cost model. Fair value is to be only provided from disclosure perspective. तो हर एक Ind AS क्या-क्या बात करते हैं? In the given question, there are 3 properties, all the 3 treated as PP, all the 3 not depreciated. Of the 3, one is cost, one is revaluation, and again one is revaluation, which is let out property. बराबर है, तो ये केस में होगा। अब conclusion, whatever has been done by the company is inappropriate. Number 1, property 1 and 2 could be either cost or could be revaluation. Property 3 could be only cost. Depreciation to be charged on all properties irrespective of cost model or irrespective of revaluation model. Yes, so based on which उन्होंने workings भी पूछा है, तो based on this there could be 2 possibilities. 1 and 2 cost model, 3 is cost only. 1 and 2 revaluation model, 3 is cost only. बराबर? Presentation PPE property 1, property 2, investment property, बराबर, which is property 3. Property 1 का कॉस्ट कितना है? कितने में खरीदा है? लाइफ कितना है? 10 years. तो 1500 माइनस कर दो, it would be shown at 13,500.
प्रॉपर्टी 2 का कॉस्ट 10,000. लाइफ कितना 10,000. 1000 माइनस कर दो 9000 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कॉस्ट कितना 12,000. लाइफ 10 years. 10,800 अगर कॉस्ट मॉडल में अगर रीवैल्यूएशन मॉडल में है तो ये तो ऐसे कैसे आएगा अभी ब्रैकेट में इसका मार्केट वैल्यू बताया जाए कितना है 13,500. वो सेम टू सेम इधर भी होगा इधर PP1 कितना 16,000 है कितना 16,000. 16,000 टू 11,000. 11,000 एंड अदर इक्विटी में रीवैल्यूएशन रिजर्व 13,500 डेप्रिशिएट करने के बाद तो 13,500 आएगा उससे 16,000 है मतलब कितना 2,500 बराबर ना और दूसरे केस में 2,000 ढाई प्लस 2 इट वुड बी 4,500 रीवैल्यूएशन या तो ये प्रेजेंटेशन या तो ये प्रेजेंटेशन दो में से यस तो ये जैसे हम ये प्रेजेंटेशन बता देते हम क्लियरली बोल देते इट विल गो टू रीवैल्यूएशन रिजर्व इट विल नॉट गो टू पीएनएल हाँ दोनों कॉस्ट हो सकता है दोनों रीवैल्यूएशन हो सकता है बराबर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अलग से बता रहे हैं सब कुछ सॉल्यूशन का जो बेस्ट पार्ट है लिखा बहुत कुछ है लेकिन जो बेस्ट पार्ट है वो ये है चल मैं आगे रहूंगा जो बेस्ट पार्ट है वो ये है केस 2 एंड केस हेलो यस और नो दैट इज नथिंग बट जो हमने इधर डिस्कस की यस अब इसने थ्योरी बहुत भर भर के लिखा है उनको भी लिखना है इतना भर भर के हाँ ये सब बुलेट पॉइंट में लिख लेगा प्रॉपर्टी 1 एंड 2 के लिए ना ये बुलेट पॉइंट नंबर 1 ये बुलेट पॉइंट नंबर 2 3 4 प्रॉपर्टी 3
फिर केस 1 पूरा, केस 2 पूरा, वो तो बताना ही पड़ेगा। मार्क किया? स्टार्टिंग में चलो डेफिनेशन इग्नोर करो, क्यों लिखते हो, कितना लिखोगे, डायरेक्ट यहाँ से चालू करो। पहले डेफिनेशन चाहिए नहीं, ऊपर का ऊपर का लिखने का डेफिनेशन खाली कट किया ना मैं। वैसा क्वेश्चन है इसमें, इंस्टीट्यूट का भी फेवरेट है, लिखा है जिमी 1 2 3 4 या प्रॉपर्टी 3 में डेफिनेशन 1 and 2। ये तो पूरा ही है, इधर से तो मेरे ख्याल से पूरा ही है, एज पर फैक्ट से पूरा ही है, फिर पूरा 12 10 से 12। मस्त है ना, अच्छा क्रिएट किया है। केस स्टडी 6 सबरीज मार्क किया, केस स्टडी 6 ये हो गया ना, केस स्टडी 6। On 1st Jan, Sun was notified that a customer was taking legal action against the company in respect of financial losses incurred by customer. Customer alleged that financial losses were caused due to supply of faulty product on 30th September by the company. Sun defended the case but considered, based on the progress of the case up to 31st March, that there was 75% probability that they would have to pay damages of 10 lakhs to the customer. However, accountant has not recorded this transaction in the financial statement as the case is not yet finally settled. The case was ultimately settled against the company, resulting in payment of damages of 12 lakhs to the customer on 15th May. The financial statement were authorized on 18th May. Analyze whether the above accounting treatment made by accountant is in compliance with Ind AS. If not, advise the correct accounting treatment. कौन से दो स्टैंडर्ड आते हैं इसके अंदर, 37 and 10। चलो भी बताओ। See, in this case it is very clear कि क्वेश्चन बोल रहा है 75% प्रोबेबिलिटी है कि अपने को डैमेज 10 lakhs का पे करना पड़ेगा, मतलब 75% चांस यू नीड टू पे 10 lakhs। तो सवाल आता है 25% चांस क्या, कुछ नहीं बोला, मतलब यू नीड टू पे ने, ये तुम्हारा P हो गया, ये तुम्हारा X हो गया, PX करो। You should provide on 31st March 7.5 and जैसे ही केस का रिजल्ट आ गया, किस दिन आया रिजल्ट, रिजल्ट किस दिन आया, 15 मई, where you are supposed to pay 12 lakh, तुम 7.5 में 4.5 को एडजस्टिंग इवेंट करके इंक्रीज करके 12 लाख का प्रोविजन बता। आई थिंक 12 लाख का प्रोविजन बताना, ये तो किसी को कोई शक नहीं है, एडजस्टिंग तो सब बोल ही रहे, उसमें कोई सेकंड थॉट। सॉल्यूशन इतना सब लिखोगे, लिखोगे, हाँ आया ना, तुम लोग नाम बोलते क्यों नहीं हो।
या मान सबने पहले से बताओ कि हो गया। जिमी ये वाला, हाँ ये वाला। यस, तुम्हारा दिवाली का होमवर्क केस स्टडी 2 एंड केस स्टडी 7 ऑनेस्टली अपना व्यू लेके आना है। 2 और 7 पे ऑनेस्ट व्यू, ये सर हमारे हिसाब से ये होता है 2 एंड 7। गेटिंग दिस? यस। क्या स्क्रॉल करूं बोलो मैडम? नीचे करूं यहां से? Wishing you all happy Diwali and a prosperous new year because post की लिखने वाले हाँ, एक बिजनेस एक्विजिशन हो गया माते। चलो क्लोज करते हैं स्टूडेंट्स।